वो लड़की जो युवराज के केबिन में कुछ काम से आई थी, जब उसने देखा कि युवराज काफी समय से लैपटॉप को ही देखे जा रहा है तो वह अपने हाथों में रखे फाइल को टेबल पर रखते हुए कहती है, सर आपने जो पिछले वीकेंड पर एक प्रोजेक्ट दिया था उसको हमने अच्छी तरीके से बनवा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। इस फाइल में सारी डिटेल दी गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस लड़की की बातों को सुनकर युवराज की नज़र लैपटॉप पर से हटी और फिर वो उसी लड़की को देखते हुए कहता है, ठीक है मैं ये फाइल चेक कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना। अभी अभी जब तुम मेरे केबिन के अंदर आ रही थी तभी तुमने एक लड़की को देखा होगा जो बॉडीगार्ड से बात कर रही थी। तुम्हें उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर जाना है, लेकिन उस कॉफ़ी में तुम्हें लाल मिर्च मिलानी है ताकि उसे जब तीखापन लगे ना तो वह पानी ढूंढते रह जाए और उसे पानी भी ना मिले। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर वह लड़की कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन सर ये तो बहुत रिस्की होगा ना, मेरा मतलब अगर उन्हें कुछ हो गया तो। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस लड़की की बातों को सुनकर युवराज शैतान भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं होता है। उसे कितनी भी भयंकर चोट क्यों न लगे उसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जितना मैंने कहा है उतना करके आओ और जब काम हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर वह लड़की तुरंत वहां से चली गई। जब युवराज ने देखा कि वह लड़की वहां से चली गई है तो वो लैपटॉप को वापस देखने लगा और सुहाना को ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन जिस जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था वहां पर उसे सुहाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वह बार बार लैपटॉप पर उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इधर सुहाना युवराज के केबिन से जाने के बाद अपने केबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे इस समय युवराज के पास रहना था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि युवराज नंदिनी के साथ रहे। हालांकि नंदिनी इस समय अनिकेत के साथ काम कर रही थी, पर सुहाना ये जानती थी कि अगर नंदिनी को पता चल गया कि युवराज अकेले हैं तो वो उसके पास जाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, जिस वजह से सुहाना वापस से युवराज के केबिन की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी एक लड़की को उसने अपने पास आते हुए देखा और ये लड़के कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसको उसने युवराज के केबिन में बड़ी आराम से जाते हुए देखा था। वो लड़की सुहाना के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैडम कई दिनों बाद आपको ऑफिस में देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये लीजिए मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाई हूँ, आप तब तक कॉफ़ी पीजिए। अगर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर वह लड़की कॉफ़ी का कप सुहाना को देकर वहां से तुरंत चली गई। उस लड़की की बातों को सुनकर सुहाना को बड़ा अजीब लगा। उसने एक नज़र कॉफ़ी को देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि यह कॉफ़ी कुछ अलग दिखाई दे रही है। ये सोचकर उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर गई, जिसे देखकर सुहाना के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी और वह बड़े आराम से कॉफ़ी पीने लगी। सुहाना को देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि उसे हल्का सा भी कुछ तीखा लगा हो। वह बड़े आराम से कॉफ़ी पिए जा रही थी। कॉफ़ी पीते पीते वह वापस से युवराज के केबिन के दरवाजे के पास चली आई। अब वहां पर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। ये देखकर सुहाना ने पूरी कॉफ़ी खत्म कर लेने के बाद कप को बगल वाले टेबल पर रखी और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे युवराज के केबिन में चली गई। युवराज अभी भी लैपटॉप पर सुहाना को ही देखे जा रहा था। जब युवराज ने देखा था कि सुहाना बड़े आराम से मिर्ची वाली कॉफ़ी पी गई तो उसे हैरानी भी हुई, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान सुहाना पर से हट गया था और उसी बीच में सुहाना युवराज के केबिन में भी चली गई थी। युवराज के केबिन में आते ही सुहाना तुरंत युवराज के पास आई और फिर उसने उसके कॉलर को पकड़ के उठाया, जिस पर युवराज हैरानी से सुहाना को देख रहा था। इससे पहले कि वह सुहाना से कुछ कहता कि तभी सुहाना बिना कुछ सोचे समझे अपने एडियो को उठाकर युवराज के चेहरे के करीब आई और फिर अपनी जलती हुई आंखों से उसकी आंखों में देखा। युवराज भी सुहाना की आंखों को देख रहा था, जिस वजह से वह समझ गया कि अंदर ही अंदर सुहाना को मिर्ची तो लग रही है।
सुहाना ने 2 मिनट तक युवराज की आंखों में देखा और बिना उसके कुछ बोले उसने तुरंत अपने होठों को युवराज के होठों के ऊपर रख दिया और फिर वो उसको स्मूथली किस करने लगी। सुहाना को काफी तीखा लग रहा था। भले ही वह अपने मुंह से बता नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इतना तीखा लग रहा था कि उसे पानी पीने का मन करने लगा। पर जब वह युवराज के केबिन की तरफ आ रही थी तभी उसने देख लिया था कि जहां जहां पहले पानी रखा गया था अब वहां पर पानी नहीं था, और ये देखकर सुहाना ये भी समझ गई थी कि यह सब युवराज ने जानबूझकर किया था। युवराज सुहाना की हरकत को देखकर हैरान था। वह तुरंत सुहाना को खुद से दूर करने के लिए पीछे हटा। तभी सुहाना उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर रखकर और अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखकर उसे किस किए जा रही थी। कुछ समय तक किस करने के बाद जब सुहाना को एहसास हुआ कि अब उसे तीखापन कम लग रहा है, तब वह युवराज से दूर हुई और फिर वो उसके हाथों को पकड़ के मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, ये हाथ सिर्फ मेरे सर पर रखने के लिए उठेंगे और आज मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। आपको क्या लगा था आप मुझे तीखी मिर्ची खिलाकर दर्द देना चाहते हैं, पर आप तो ये भूल गए थे कि मेरा दर्द मिटाने वाले सिर्फ आप हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुहाना दिन ब दिन उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले युवराज खुद चाहता था कि सुहाना उसके करीब आए, लेकिन अब सुहाना के करीब आने पर उसको काफी गुस्सा आ रहा था। सुहाना ने जब देखा कि युवराज कैसे उसे देख रहा है तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मेरी इस हरकत को देखकर शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा और आप मुझे अभी भी तलाक देने के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूँ। आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं तो आप मुझे इतना मजबूर कीजिए कि मैं आपको खुद तलाक दे दूं और फिर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। जब तक मैं हार नहीं मान जाती हूँ तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए ताकि मैं हार मान सकूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर चली गई। सुहाना को जाते देख युवराज गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा ना तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकता हूँ। मैं तुम पर अब दूसरी बार भरोसा नहीं करूंगा। तुमने मेरा भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया है। आई हेट यू सुहाना, आई हेट यू। पूर्णविराम पूर्णविराम। इधर सुहाना युवराज के केबिन से बाहर निकलने के बाद ऑफिस से बाहर जा रही थी। तभी नंदनी जो युवराज के ही केबिन की तरफ जा रही थी वह सुहाना से टकराई। जब सुहाना ने देखा कि नंदिनी मुस्कुराते हुए युवराज के केबिन की तरफ जा रही है तो वह अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम इतना छमक छल्लो बनकर कहाँ जा रही हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी अपने बालों को झटकते हुए कहती हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, यह मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझती हूँ। तुम मेरे लाइफ में दखल ना ही दो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं युवराज नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को सुनकर चुप रह जाओ। मेरा नाम नंदनी मेहरा है। भले ही तुम होगी पूरी इंडस्ट्री की मालकिन, लेकिन हम भी टॉप 10 में आते हैं और हमारे मुकाबला भले ही तुम जीत जाओ, लेकिन तुम जितनी भी कोशिश कर लो युवराज तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी नज़रों के सामने मैंने युवराज से शादी नहीं की ना तो मेरा नाम भी नंदनी मेहरा नहीं। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बातों को सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, वैसे नंदू मैं तुमसे एक बात पूछूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के मुंह से नंदू सुनकर नंदनी कंफ्यूज होकर कहती है, मेरा नाम नंदनी है, तुम मुझे नंदू क्यों बुला रही हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बातों को सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, अरे अरे अभी तुम्ही ने तो कहा कि युवराज से तुमने शादी नहीं कर ली तो तुम्हारा नाम नंदनी मेहरा नहीं। तो मैं तुम्हारा नाम बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं युवराज से तो तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर कहती हैं, सबका वक्त आता है। तुमने सभी को धोखा देकर युवराज से शादी कर ली,
तुम्हारी सच्चाई भी सभी के सामने आ गई है। अब कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है। यहाँ तक कि तुम्हारा लाडला देवर भी तुमसे अब नफरत करने लगा है। उसके भाई को धोखा देने का अंजाम वह तुमसे ले रहा है और वो कौशल्या गोयल जो तुमको शुरू से ही पसंद करने लगी थी वह भी अब तुमसे नफरत करती है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर कुणाल उसे देखते हुए कहता है, नहीं मैडम, हम आपको अकेले वहाँ नहीं जाने दे सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आपको हमें भी आपके साथ ले जाना पड़ेगा और आप हमें लेकर ही जाएंगी। अगर आप हमें वहाँ जाने नहीं देंगे तो हम भी आपको जाने नहीं देंगे। पूर्ण विराम। कुणाल की बातों को सुनकर सुहाना समझ गई थी कि उन तीनों में से कोई भी उसे अकेले जाने नहीं देगा। जिस पर वह गौरव को देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम तीनों में से कोई दो मेरे साथ चलो क्योंकि एक यहाँ रहकर सब कुछ देखेगा। अगर हम तीनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह तीसरा हमें बचाने के लिए वहाँ फौरन आ जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि हमें बचाने की नौबत किसी को नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें पहले ही सब कुछ सोचकर चलना पड़ेगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव सुहाना को देखते हुए कहता है, जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए मैं और रौनक आपके साथ चलेंगे। कुणाल यहीं पर रहकर हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छा हैकिंग का काम वही कर सकता है और ऐसे में हमारे लिए पहले ही मिली जानकारी बेहतर होती है। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना कुणाल को इशारा करती है, जिसे देखकर वह तुरंत अपने कंप्यूटर वाले रूम में चला गया। जिसके बाद सुहाना अपने पार्टनर के साथ घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में गौरव और रौनक दोनों सुहाना के साथ उसी जगह पर आए हुए थे जहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, या यूं कहे कि इस समय हमला रुका हुआ था, क्योंकि जिसने भी हमला करवाया था वह सुहाना का इंतजार कर रहा था। उस जगह की एक बिल्डिंग के अंदर बैठा आदमी कंप्यूटर के जरिए सुहाना को देखे जा रहा था। जब उसने देखा कि सुहाना अपने पार्टनर के साथ आ गई है तो उसने अपने फ़ोन को निकालकर सुहाना को कॉल किया। इधर सुहाना अपनी नज़रों को घुमाकर वहां के माहौल को देखने की कोशिश कर रही थी। वहां पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां रहने वाले लोग भी जैसे गायब हो चुके हैं। सभी के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर सुहाना को बहुत अजीब लगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। फ़ोन पर अननोन नंबर देखकर सुहाना ने तुरंत फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से वही आदमी शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम किसी भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में छुपी होगी। पूर्ण विराम। उस आदमी की बातों को सुनकर सुहाना इतना समझ गई थी कि वो आदमी आसपास है और उसे देखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखते ही सुहाना ने गौरव को इशारा किया, जिसे देखकर गौरव ने अपने फ़ोन को निकालकर कुणाल को मैसेज किया। उसकी बातों को सुनने के बाद सुहाना बड़े कड़क अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोगों से मुझे डरना चाहिए? सुहाना किसी से नहीं डरती है, चाहे वो खुद इस दुनिया का राजा ही क्यों ना हो। वैसे तुम छुपकर मुझे देखने की कोशिश तो कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सको? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, डर क्या होता है ये तुम्हें अब पता चलेगा। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद उस आदमी ने फ़ोन कट किया। तभी सुहाना अपने फ़ोन को देखती रह गई। इससे पहले कि वह अपने फ़ोन को पॉकेट में रखती कि तभी उसने देखा कि कुछ लोगों ने उन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सब देखते ही सुहाना को खुद से भी ज़्यादा गौरव और रौनक की फिक्र होने लगी, क्योंकि इस समय सुहाना कुछ ज़्यादा हथियार लेकर नहीं आई हुई थी, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें घेरा था उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। जब गौरव ने देखा कि सुहाना उन दोनों को ही देखे जा रही है तो वह सुहाना को देखते हुए कहता है, मैडम आप हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। पूर्ण विराम।
इतना कहकर गौरव ने अपने पैरों के नीचे से बंदूक निकाली, वहीं रौनक ने भी अपने पैरों के नीचे से बंदूक को निकाली। बंदूक अपने हाथों में लेने के बाद उन लोगों ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। वही सुहाना भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने भी जल्दी से अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन तीनों ने उस आदमी के भेजे हुए सारे आदमी को मार गिरा दिया था, जिस पर वह आदमी उसे होटल रूम के अंदर बैठकर यह सब देखे जा रहा था। जब उसने देखा कि कैसे सुहाना ने उसके भेजे हुए आदमी को मार दिया है, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने गुस्से में अपना हाथ कंप्यूटर पर दे मारा। कंप्यूटर पर हाथ मारने की वजह से कंप्यूटर भी टूट चुका था। जब उस आदमी ने ये देखा तो वो गुस्से में उस होटल रूम के खिड़की के पास आया और फिर वहां से ही सुहाना को देखने लगा। सुहाना काफी अच्छे तरीके से उन लोगों को मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना के लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल था। दोनों हाथ से बंदूक चलाना ये जल्दी कोई नहीं कर पाता है, लेकिन सुहाना और उसके पार्टनर ये काम बड़ी आसानी से कर रहे थे। सुहाना ने जब देखा कि सारे लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, तब वह अपना फ़ोन निकालकर उस आदमी को कॉल करती है। वही वह आदमी खिड़की के जरिए सुहाना को ही देख रहा था। जब उसने देखा कि सुहाना ने उसे कॉल किया है, तो उसने अपने फ़ोन को उठाकर स्पीकर पर किया। तभी सुहाना गुस्से में दांत पीसकर कहती है, अगली बार से यह भाड़े के गुंडे मेरे सामने मत भेजना। खुद के ट्रेनिंग दिए हुए आदमी जब रखे नहीं जाते हैं तो मुझ जैसी बिजनेस वुमेन के साथ लड़ाई करने की भी हिम्मत मत रखो। अगली बार से अगर तुमने वापस से कुछ भी गलत काम किया ना तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि दुनिया वाले भी तुम्हारा नाम भूल नहीं पाएंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर वह आदमी हंसते हुए कहता है, इतने लोगों को मार गिराने के बाद तुम खुद को महान समझती हो। अभी तुम्हारा मुकाबला मुझसे नहीं हुआ है। कुछ देर रुको, फिर तुम्हें पता चलेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर उस आदमी ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। वहीं सुहाना ने जब देखा कि उसने भी फ़ोन कट कर दिया है तो वह गुस्से में अपने फ़ोन को मुट्ठी में दबाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे एक लंबे से झुंड पर गई, जहां पर बहुत सारे आदमी अपने हाथों में बंदूक लिए उन्हीं लोगों की तरफ आ रहे थे। ये देखकर सुहाना ये तो समझ गई थी कि यह सब उसी के भेजे हुए आदमी है, लेकिन सुहाना ये जानती थी इस बार वह उन लोगों से नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उसके बंदूक में मौजूद गोलियां भी खत्म हो रही थी और ऐसे में उस आदमी ने इस बार बहुत सारे गुंडों को भेजा था। गौरव और रौनक भी ये देखकर हैरान थे। उन दोनों को तो सुहाना की फिक्र हो रही थी, वही सुहाना को खुद से भी ज्यादा गौरव और रौनक की फिक्र हो रही थी। सुहाना ने देखा कि कैसे गौरव और रौनक परेशान हो रहे हैं तो वो दोनों को देखकर कहती हैं, हिम्मत नहीं हारना है, हमसे जितना हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे उस इंसान को सबक सिखाना है। जब तक मैं उस इंसान को सबक नहीं सिखा दूंगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव परेशान होकर कहता है, लेकिन मैडम हमें यही तो नहीं पता है कि वो इंसान बैठा कहाँ है, लेकिन वह हमें चुपके से देखने की पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा है, लेकिन वह इंसान हमारे आसपास है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं पता करती हूँ कि आखिर वो इंसान है कहाँ। तुम लोग तब तक इन लोगों से निपटो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाने लगी। सभी घर के दरवाजे खिड़की बंद थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल के भी दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन होटल के सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग की खिड़की खुली हुई थी। ये देखकर सुहाना को समझते देर नहीं लगी कि वो आदमी इस समय कहाँ पर है। इससे पहले कि सुहाना होटल के अंदर जाती, तभी उसने देखा कि सभी गुंडे उसकी तरफ आ चुके हैं। अब सुहाना गौरव और रौनक को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह होटल के अंदर जाने की बजाय उन लोगों पर हमला करने लगी। सुहाना के बंदूक से गोलियां खत्म हो चुकी थी।
जब गौरव ने ये देखा तो वह जल्दी से जमीन पर पड़े हुए आदमी के बंदूक को उठाकर सुहाना को देते हुए कहता है, मैडम इन लोगों की बंदूक भी तो हमारे काम आ सकती है। पूर्ण विराम। ये कहकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराया और फिर वापस से हमला करने लगा। जैसे जैसे लोगों की बंदूक की गोलियां खत्म हो रही थी वैसे वैसे वह सब जमीन पर पड़े हुए आदमियों के बंदूक को उठाकर यूज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किस्मत खुल चुकी हो। थोड़ी ही देर में इस बार सुहाना ने वापस से उन सभी को मार गिराया था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे रोड पर लाशें बिछी हुई है। हालांकि कुछ लोगों की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वो उठने के काबिल नहीं थे, जिस वजह से उन लोगों ने भी धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब सुहाना ने देखा कि सभी लोग जमीन पर पड़े हुए हैं तब वो वापस से खिड़की की तरफ देखने लगी। वह आदमी खिड़की के जरिए सुहाना को वापस से देख रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सुहाना उसे ही देखे जा रही है तो वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया। उस आदमी को छुपते देख सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराई और फिर होटल के अंदर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह होटल के अंदर जाती कि तभी अचानक से एक बंदूक चलने की आवाज आए और वह बंदूक सीधे सुहाना के कमर को छूते हुए निकल गई। जब रौनक और गौरव ने देखा कि वह बंदूक कहाँ से चली है, तब उन दोनों की नज़र भी बिल्डिंग के खिड़की पर चली गई। वहां पर इस समय कोई नहीं था, लेकिन उन दोनों ने ये देख लिया था कि वह बंदूक वहीं से चली है। पर फिलहाल के लिए उन लोगों को सुहाना की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह लोग जल्दी से सुहाना के पास चले आए। सुहाना ने इस समय क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिस वजह से जो गोली उसके कमर पर लगी थी उसका निशान साफ दिखाई दे रहा था। वहां से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। जब रौनक ने ये देखा तो वह जल्दी से अपने पॉकेट में से रुमाल निकालकर सुहाना को देते हुए कहता है, मैडम आपकी चोट से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तब तक आप इस रुमाल को वहां रखिए। पूर्ण विराम। रौनक को रुमाल देते हुए देखकर गौरव सुहाना को देखते हुए कहता है, मैडम कहीं गोली आपके अंदर तो नहीं लगी है? अगर ज्यादा सीरियस बात है तो हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, रौनक के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं तब तक यहाँ पर संभाल लेता हूँ। और वह इंसान कौन है, मैं उसे भी जल्द से जल्द ढूंढ के आपके कदमों के सामने लाकर रख दूंगा। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। और रही बात कि वो इंसान कौन है, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह इंसान कौन है। बस मुझे उससे आमने सामने बैठकर बात करनी है। फिलहाल के लिए वह मुझसे मिलना नहीं चाहता है, इसलिए मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। पर अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना इशारों में ही उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करती है। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक और गौरव एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि सुहाना को जो चोट लगी थी उसकी वजह से सुहाना ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था, पर वह अपने चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं आने दे रही थी। अब हम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह दोनों चुपचाप सुहाना के पीछे जाने लगे। लेकिन गौरव बार बार पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देख रहा था। वह देखना चाहता था कि आखिर वह इंसान कौन है जो छुपकर बैठकर यह सब काम करवा रहा है। लेकिन गौरव को जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वह जल्दी से सुहाना के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रात का समय। युवराज काफी समय से कंपनी में बैठकर सुहाना का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि सुहाना अभी तक ऑफिस में ही है, लेकिन जब वो ऑफिस से निकल रहा था तब उसे सुहाना कहीं भी दिखाई नहीं दी, जिस वजह से उसे लगा हो सकता है सुहाना घर चली गई होगी। ये सोचकर कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि वह सुहाना के साथ घर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि घर का माहौल भी काफी शांत दिखाई दे रहा है। उसकी मॉम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगाने की तैयारी कर रही थी। वहीं उसकी दादी सोफे पर बैठकर भगवत गीता पढ़ रही थी।
लेकिन सुहाना उसे घर में भी कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वह जैसे ही अपने कमरे में आया उसने देखा कि सुहाना सोफे पर लेटी हुई है। सुहाना को इस तरह से लेटे हुए देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि इतना बड़ा बेड होने के बाद भी सुहाना सोफे पर सो रही थी। ये सोचने वाली बात थी। युवराज ने देखा कि सुहाना के चेहरे पर थकावट नजर आ रही है तो वह अपनी आंखें छोटी करके धीरे से कहता है, ये लड़की तो ऑफिस से सुबह ही निकल गई थी, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे इसने पूरा दिन काम किया हो। झूठ ही कहीं की, बस दिखावा करना आता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज गुस्से में अपने शर्ट से टाई खोलकर बाथरूम में चला गया। इधर सुहाना सोफे पर अपनी आंखों को बस बंद किए हुए थी। वह युवराज की धीमी बातों को भी सुन चुकी थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह सोफे से उठकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में युवराज बाथरूम से बाहर निकालकर आया तो उसने देखा कि सुहाना की आंखें खुली हुई है और वह सोफे पर बैठकर उसे ही देखे जा रही है। ये देखकर युवराज बिना उसे कुछ बोले चुपचाप वहां से कमरे से बाहर निकल गया। जब सुहाना ने देखा कि युवराज वहां से चला गया है तो वह अपने कमर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है। हालांकि वह अपने चोट के बारे में युवराज को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। अभी फिलहाल उसे अपनी चोट की पट्टी बदलना थी, जिस वजह से वो टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स को लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। हालांकि वह पट्टी कमरे में भी बदल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था कि युवराज अचानक से कमरे में ना आ जाए और अगर युवराज ने देख लिया तो फालतू उसको वापस से एक मौका मिल जाएगा सुनाने का। और इस समय सुहाना युवराज की बातों को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। बाथरूम में पट्टी बदल लेने के बाद सुहाना कमरे में आकर बेड पर जाकर लेट गई। उसे इस समय इतनी थकावट हो रही थी कि उसे बस नींद आ रही थी। वहीं इधर युवराज खाना खाने के लिए अपने फैमिली के पास आया तो उसने देखा कि घर वाले पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से वह भी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाते समय अचानक से युवराज को सुहाना का ख्याल आया। वह तो जानता है कि पूरे घर वालों सुहाना को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुहाना के लिए किसी ने भी खाना नहीं बनाया होगा। अब सोचने वाली बात ये थी कि सुहाना ने आखिर खाना भी खाया क्या होगा। ये सोचकर ना जाने क्यों उसका भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। जब अनिकेत ने देखा कि युवराज बेमन से खाने को देखे जा रहा है तो वह उसे देखते हुए कहता है, भाई आप खाने पर ध्यान दो, दूसरे के बारे में सोचकर कुछ नहीं होने वाला है। शायद आप भूल रहे हो कि किस तरह से उस लड़की ने हमारी मॉम को जेल में भेजा था। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर गायत्री गोयल भी युवराज को देखते हुए कहती है, हाँ युवराज, इस समय तुम उस लड़की के बारे में मत सोचो। जब वो लड़की इतनी पावरफुल है, इतने पैसे वाली है तो जाहिर सी बात है वह हर समय खाना खाते रहती होगी। हम यहाँ पर उसे फ्री में रहने दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अब उसके लिए खाना भी बना कर देंगे। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो लड़की घर में रहने के लायक नहीं है। तुम अपने खाने पर ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अपने भाई और अपनी माँ की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं युवराज को उनकी बातें सही लगी। ये बात तो सच थी कि सुहाना फालतू का यहाँ रहने के लिए आ गई थी, जबकि युवराज तो उससे तलाक लेना चाहता था। ये सब सोचकर वह अपना खाना खाने लगा। थोड़ी ही देर में युवराज ने अपना खाना खत्म किया और फिर नैपकिन से अपने हाथों को साफ करके सीधे कमरे में चला गया। इस बार अपने कमरे में आकर उसने देखा कि सुहाना बेड पर सो रही है, जिसे देखकर उसने एक नज़र उसे देखा और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। लेकिन तभी उसको याद आया कि उसके कपड़े बाथरूम में ही रखे हुए हैं, जो उसे निकालकर बाहर रखना था। जिस पर उसने एक नज़र सुहाना को देखा और फिर चुपचाप बाथरूम में चला गया। जैसे ही युवराज बाथरूम में अपने कपड़े को लेने के लिए आया तभी उसकी नज़र अचानक से नल से गिरते हुए पानी पर गई, जिस वजह से युवराज ने बाथरूम के फर्श को देखा। वहां पर लाल रंग के पानी को देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसे एक पल के लिए लगा जैसे नल के पानी में से लाल पानी निकल रहा है। जिस वजह से उसने नल को चलाया तो नल से एकदम साफ पानी निकल रहा था, जिस पर उसने अपने नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नज़र मेडिकल बॉक्स पर गई, जो एक छोटे से रेक में रखा हुआ था।